नैब ने LNG केस में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। नैब ने मियां शहबाज शरीफ के तमाम असासे मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी तिब्बी बुनियाद पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर। इलेक्शन कमीशन के नए अरकान पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक ना हो सका। क्या इदारों के दरमियान इख्तियारात पर कशमकश जारी है? पूछेंगे वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनरल अब्दुल कादिर बलोच से और सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सबसे पहले, जिंदगी में छोटे बड़े हादसात होते रहते हैं। एक छोटा सा हादसा मेरे साथ हुआ जिसकी वजह से मेरे हाथ पे आपको इस वक्त प्लास्टर बंधा हुआ नजर आ रहा होगा। ये 6 वीक्स तक का मसला है, इसलिए मैंने कहा आपको बता दें कि ये एक छोटा सा हादसा है, मगर होपफुली इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम उसी तरीके से चलता रहेगा। अब आते हैं सियासत की तरफ। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 15 माह गुजर चुके हैं। इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अपोजिशन पर मुसलसल तनकीद जारी है, जिसके नतीजे में फासले बढ़ते गए। लेकिन अब बड़ा क्रूशल वक्त आ गया है कि हुकूमत को अपोजिशन की सख्त जरूरत पड़ गई है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कानून साजी करनी है और इलेक्शन कमीशन में 2 नए अरकान की भी तैनाती होनी है। इसीलिए अपोजिशन और हुकूमत का साथ बैठना बहुत जरूरी है। आज इलेक्शन कमीशन के अरकान के इंतखाब के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, लेकिन इत्तफाक नहीं हो सका। सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शन कमीशन अरकान 26 जनवरी को रिटायर हो गए थे। आइन के मुताबिक 45 रोज के अंदर नए मेंबरान की तकर्री जरूरी है, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात की वजह से इसमें 11 माह की ताखीर पहले ही हो चुकी है, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत भी 6 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ाई ने कहा कि कल तक अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान इत्तफाक हो जाएगा। लेट्स वॉच शीरी मज़ाई। कोई नहीं, कंसेंसस की तरफ हम जा रहे हैं। तो ऑपोजिशन ने कुछ टाइम मांगा है फर्दर डिस्कशंस का, और इंशाल्लाह कल 2 बजे मीटिंग होगी जिसपे डिसीजन हो जाएगी। कोई ऐसा इशू नहीं है। वी बोथ साइड्स वांट टू कोऑपरेट, और हम समझते हैं कि कल इंशाल्लाह 2 बजे मीटिंग जो है उसमें फैसला असेंबली सेशन पे शुरू होने से पहले हो जाएगा। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं कि सियासत में कुछ लो और दो की बात होती है, अभी तक किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। लेट्स वॉच सेनेटर मुशाहिदुल्लाह। बात यह है कि गवर्नमेंट के भी 6 मेंबर हैं, अपोजिशन के भी 6 मेंबर हैं, तो हक तो मतलब कि ये जो सियासत होती है ना, ये कोई यूनिफॉर्म इंस्टीट्यूशन नहीं है। यहाँ पे गिव एंड टेक ही होता है ना, मतलब कि सियासत में ये थोड़ी है कि जी वरना तो मीटिंग का कोई फायदा ही नहीं है। उसी पे सारी डेलिब्रेशन हो रही है, लेकिन किसी नतीजे पे। आज एहसन इकबाल साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने वार्निंग दी गवर्नमेंट को कि जिस तरीके से आप अपोजिशन को डील कर रहे हैं, और हमें पता है कि आपको हमारी जरूरत पड़ेगी आर्मी चीफ की तौसी के मामले पर, तो शायद फिर हम आपकी उस तरीके से मदद नहीं कर सकेंगे। दूसरी जानिब इदारों के हवाले से हुकूमत हमेशा यही दावा करती रही है कि सब एक पेज पर हैं, लेकिन सब कुछ इतना अच्छा भी नहीं लग रहा जितना बताया जा रहा है। वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टेटमेंट कम से कम यही इस तरफ इशारा करी है। लेट्स वॉच फवाद चौधरी। पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें किरताश है, उसमें जो है कुछ रिपल्स हैं, कुछ जो है वो अंडर करंट्स चल रहे हैं। इदारे चेक्स एंड बैलेंसेस के नाम के ऊपर अपने इख्तियारात बढ़ाने को अपना जो है वो उन्होंने एक इस वक्त मद्देनज़र रखा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी का मामला है वो कानूनी से ज़्यादा अब सियासी मामला जो है वो बन गया है। इसी तरह मैं समझता हूँ कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस है वो भी कानूनी से ज़्यादा उसकी जो है वो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने पहले जो खिताब था उसमें उन्होंने ये कहा था कि इदारों के दरमियान ग्रेटर डायलॉग की ज़रूरत है। ये चीफ जस्टिस साहब ने अपनी पहली चंद जो बातें की थी उनमें ये उन्होंने कहा था।
सो इशारा जरूर है कहीं ना कहीं किसी टेंशन का। शौकत महमूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम एंड आई विल स्टार्ट विद यू। सबसे पहले जो शीरीन मिज़ाई साहिबा बड़ा ऑप्टिमिस्टिकली कह रही हैं कि कल तक सब ठीक हो जाएगा, इतने अरसे का बैगेज है, इतने अरसे से आपके मामलात खराब हैं ऑपोजिशन से, कल तक कैसे ठीक हो जाएंगे? पहली तो बात है, थोड़ा सा मैं तनाज़र अगर आप इजाज़त दें कि अपोजिशन और हुकूमत के तल्लुक, ये जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडवर्सेरियल सिस्टम, यानी कि ये मुकाबले का निज़ाम है। ठीक। अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना, हुकूमत का काम है जो मैंडेट अवाम से मिला है वो अपना पॉलिसीज बनाना, ये करना, और अपोजिशन का काम है उसको क्रिटिसाइज करना। ठीक। ये कोई मखलूत हुकूमत आइन में या पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में कोई ये नहीं है कि मिलजुल के हुकूमत करनी है। वो बड़ा क्लियर उसके अंदर एक डिस्टिंक्शन और डिवाइड है, और सारे मुल्कों में जहां जहां पे ये। उसके अलावा आइन ये कहता है कि कुछ मामलात में वहां पे मिल के करना है। ठीक। जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तयन है, कमिश्नर का इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का तैनाती है, नैब का चेयरमैन है, कुछ और भी शायद अदारे हैं जो कि मिल के करने। इन सारे चीज़ों में एक प्रॉब्लम है जो कि मुझे समझ नहीं आती कि जब इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो रही थी और 18वीं तरमीम में शायद ये आया था या उससे पहले आया था कि अगर हुकूमत और अपोजिशन आपस में अग्री ना कर सके तो फिर ये जो एक डेडलॉक है ये टूटेगा कैसे। ठीक। तो वो उसमें है। बाकी कोई भी लेजिस्लेशन आजकल अगर हम करना चाहते हैं तो वो सेनेट में तभी पास होती है जबकि अपोजिशन जो है हमारे साथ हो। तो हम तो लेजिस्लेशन लेके आएंगे, पहले भी लाए हैं, कई लेजिस्लेशन पास भी हुई हैं, बहुत सारे बिल पास भी हुए हैं आपस में सलाह मशवरे के साथ, और अभी जो नए मजीद बिल आएंगे वो भी सलाह मशवरे के साथ हम कोशिश करेंगे। बाकी ये तवक्को करना कि ये कोई एक मखलूत हुकूमत है या ये कोई जॉइंट गवर्नमेंट है, वो ऐसे नहीं है। अपोजिशन का बड़ा जरूरी है होना एक पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में, ताकि वो हुकूमत को चेक में रखे, और ये एक रोल जो है ये डिफाइंड है। राइट। जनरल साहब, क्या नून लीग साथ देगी पीटीआई की हुकूमत का आर्मी चीफ की मुलाजमत की मुद्दत में तौसी के लिए? क्योंकि आज हसन इकबाल साहब ने कहा कि इस पे हमें सोचना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरियाद, मेरे ख्याल में निज़ाम हुकूमत को चलाने के लिए दोनों पहियों को सामने चलाना पड़ेगा। एक ही स्पीड के साथ फिर गाड़ी चलेगी और मुल्क के इंशाअल्लाह मफाद में फैसले हो सकेंगे। और इस तरीके से जो खिंचावट हमारी है, जहां पर अपोजिशन एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है और हुकूमत दूसरी डायरेक्शन में चीजों को ले जाने की कोशिश कर रही है, मेरे ख्याल में हमें रियलाइज करने की जरूरत है, और इसके लिए जिम्मेदारी पूरी हुकूमत के ऊपर जो है ना पड़ती है। और हुकूमत में खासकर चीफ एग्जीक्यूटिव का बड़ा रोल होता है। वो फादर फिगर होता है, वो सरबराह हुकूमत होता है, और तमाम के तमाम इख्तियारात उसके पास होते हैं। उससे ज्यादा बुर्दबारी की उम्मीद की जाती है, उससे ज्यादा टॉलरेंस की उम्मीद की जाती है, उससे ज्यादा अकोमोडेशन की बात उम्मीद की जाती है। और अगर वो अपना रोल सही समझे और उसको अदा करने की कोशिश करे, मेरे ख्याल में किसी किस्म का मसला मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे लेटली जिस तरीके से अभी मैंने मैडम शीरीन मज़ारी की बात सुनी और मुशाहिदुल्लाह वाली बात सुनी, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम राइट डायरेक्शन में कल तक इंशाल्लाह इस पे मुफाहमत मुझे लगता है कि हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ये भी हो जाएगा, और अल्लाह करे प्राइम मिनिस्टर साहब की बारी जब आ जाती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले, वहां पर वो भी अगर थोड़ी सी अकोमोडेट कर ले, और उन्हीं लोगों में से जो नाम अपोजिशन ने दिए हैं उनमें एक शख्स ऐसा भी है जिसको पीटीआई ने खुद प्रपोज किया था बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के। अगर उसके ऊपर हम इत्तेफाक कर लें, और वो गिलानी साहब भी बड़े अच्छे नामी ग्रामी किस्म के लोग हैं, और ये इंटेग्रिटी के लोग हैं, इज्जत वाले लोग हैं, ये किसी का चमचा नहीं बनेंगे, किसी का वो क्या कहते हैं उसको वो कारिंदे ये नहीं बनेंगे, ये अपने जमीर के मुताबिक फैसले करेंगे, और ये बात हमें रियलाइज करना चाहिए। right. और जहां तक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का ताल्लुक है, ये एक रिक्वायरमेंट आ गई है, कानूनी रिक्वायरमेंट आ गई है, आईनी रिक्वायरमेंट आ गई है, और इसको हल करने की जरूरत
जितना गवर्नमेंट को है इतना हम समझते हैं कि हमारी भी जरूरत है। और इसको इख्तलाफी मसला बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक डर है और वो ये है कि इसको इंडिविजुअल स्पेसिफिक नहीं बनाना चाहिए, एक कानून बनाना चाहिए जो हर वक्त के लिए तमाम हुकूमतों के लिए वो ऐसी कानून हो कोई जो है जिसके ऊपर बाद में किसी किस्म के कोई नुक्ताचीनी वगैरह न की जा सके। अपोजिशन मुकम्मल तौर पर कोऑपरेट करेगा, लेकिन मैं एक अर्ज जरूर करूंगा कि बजाय इसके कि इस वक्त हम लड़ाई झगड़े में पड़ जाएं, एक दूसरे के गालम गलोच में पड़ जाएं, मुल्की मसाइल की तरफ इस वक्त हम तवज्जो दे दें। जरूरत इस बात की है कि कानून साजी की जाए, जरूरत इस बात की है कि मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ किया जाए, जरूरत इस बात की है कि मुल्क में बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कुछ किया जाए। जहां तक एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी का ताल्लुक है इसके लिए बड़ा वक्त वो तो चलता रहेगा। जनरल साहब अगर इजाजत दें तो एक सेकंड में खत्म कर लेता हूँ। उसके लिए वक्त बड़ा है और तारीख इंसाफ 5 साल के लिए कहते हैं कि वो इलेक्ट हुए हैं और वो 5 साल में जिस वक्त इलेक्शन करीब आ जाएंगे उस वक्त ही नुक्ताचीनी एक दूसरे की टांगें खींचना और ये करना वो करना इसको पेंड करना चाहिए। और कवानीन को नैब की कार्रवाई है, हुकूमत एक अगर मेहरबानी करे अपने आप को डिटैच करे नैब से और न सिर्फ अपने डिटैच करे, मेहरबानी करके अपने मुंह को भी अपने जुबान को भी कंट्रोल में रखी। वो कुछ कहे नहीं, उनको अपना काम करने दें। वो नैब के ऊपर हुकूमत को मुकम्मल एतमाद है, हमें कोई इतराज नहीं है वो अपना काम करे, लेकिन हुकूमत की जो अलकार है हर एक सुबह शाम अपनी बड़ाई का इजहार करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे लटकाएंगे फलान करेंगे, इस कार्रवाई को रहने दें और उनको अपना काम करने दें, उससे हमें कोई इतराज नहीं। ठीक है शेख साहब, शफकत महमूद साहब ने भी बड़ी पॉजिटिव बात की, जनरल साहब ने भी पॉजिटिव बात की, बट वहां पे हॉक्स भी हैं, पार्लियामेंट में सिर्फ यही लोग नहीं हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये माहौल तब्दील होता हुआ नजर आएगा पार्लियामेंट का? देखिए, नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि कोई पार्लियामेंट का माहौल तब्दील हो जाएगा, मगर ये है कि ये इस किस्म के इश्यूज जो हैं वो हुकूमतों और अपोजिशन के दरमियान पैदा होते रहते हैं और फिर उस पर बैठ के चीज़ें नेगोशिएट भी होती हैं, कई दफ़ा नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें होती हैं, इतना ज़्यादा लेवरेज पॉलिटिक्स प्ले करने का भी उस पर नहीं होता किसी भी घर के पास। चीफ की तौसीक की अभी फवाद साहब ने कहा उस पर भी सियासत हो रही है। देखें, वो तो मैं समझता हूँ, मैं उस पर भी आता हूँ, उस पर सियासत कैसे हो सकती है और कौन कर सकता है। तो ये एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ये एक नॉर्मल रूटीन है। शफकत साहब ने सही कहा है, इनकी बात का लुबे-लुबाब मैं निकाल दूं, वो यही है, हुकूमत होती है, आप अपोजिशन में आ गए तो अपोजिशन करो, तुसी आप हुकूमत के पास एंजॉय करने की कोशिश ना करें, इनका मतलब यही पार्लियामेंट्री ऐसे ठीक है ना जी, और दिस इज ट्रू। सो और मैं ये समझता हूँ, और जनरल साहब ने कहा कि इलेक्शन के करीब आके आप खींचातानी करें, उससे पहले ऐसे नहीं होता। अगर कोई अपोजिशन खामोश हो जाएगी और हुकूमत रिएक्शन देना बंद कर देगी तो फिर जैसे पीटीआई आगे कहती रही ना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकमुका हो गया, तो फिर हो सकता है कि कल आप और हम उठ के कहें कि पीटीआई और अपोजिशन का मुकमुका हो गया, फिर कोई गवर्नमेंट अपने ऊपर भी ये लेबल लगाने को तैयार नहीं होती। शेख साहब, मसाइल की तरफ तवज्जो दें। सर, मसाइल 5 साल हम सर साथ रहे, मसाइल ऐसे ही आ जाके, अगर कोई लेजिस्लेशन ऐसी है जो महंगाई कम करने के हवाले से है या ऐसी है जिससे पाकिस्तान के अंदर लोगों को की जिंदगी में बेहतरी आ सकती है, उनके कारोबार में बेहतरी आ सकती है, उसके जराए आमदन में, तो फिर तो उस पर किसी को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बट दिस इज नॉट, हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं, सो मैं ये समझता हूं कि ये नॉर्मल रूटीन है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये ऐसे ही होता है। बहुत बड़े बड़े इश्यूज आते हैं, अपोजिशन बैठती है और मामला इनकी गवर्नमेंट पे बार बार इल्जाम लगता है कि पार्लियामेंट को हॉस्टाइल रखा है माहौल, ये गलत लगता है। वो हॉस्टाइल रहेगा, लेकिन ना वो हॉस्टाइल रहेगा, मतलब मुराद सईद को कौन समझाएगा, फवाद चौधरी को कौन समझाएगा, इधर से इनके जो कुछ लोग ज्यादा गुफ्तगू करते हैं उनको कौन समझाएगा। फिर ऐसे लोगों को, ऐसे लोग लीडरान को पसंद भी बड़े होते हैं। अगर देखें ना, कोई बड़ा लीडर है, जब वो खुद अपोजिशन को गाली नहीं निकाल सकता तो फिर अगर ये छोटे जो है वो निकाल लेते हैं तो दे आर वेरी हैप्पी। अपोजिशन वाले अगर हुकूमत में वजीर आजम को खुद बुरा भला नहीं कह सकते तो उनका कोई और नीचे चमचा करशा अगर खड़े होकर असम्बली में उनको उनकी जगह खाना पूरी कर देता है। मैं एनी शायद हूं ऐसी बहुत सी पार्टियों के लीडरान का जो बाद में थपकियां देते हैं कि यार तू आज बड़ा चंगा कीता जे,
ठीक होया ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ यही सी। सो ये कल्चर है, देखे ना, ये कल्चर है। अच्छा, अब जहां पे फवाद ने जो बात की है, जो पॉलिटिक्स हो रही है, देखें जो तो अब ये मैं एज अ न्यूट्रल पार्टी मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो ना पीटीआई से हूँ ना नून लीग से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो एहसन इकबाल की बात को भी एड्रेस करना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ के मामले पे आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। नो, किसी को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या समझते हैं कि आर्मी चीफ की जो 6 महीने की मुद्दत है और वो जो लेजिस्लेशन इन्होंने करनी है, वो कोई पीटीआई का हेडक है? वो कोई पीटीआई ने नून लीग को मनाना है? ये मान जाएंगे? ये कैसे नहीं मानेंगे? बड़ी गहरी बात है। बगैर इन्हीं खुली बात कर रहे हैं। ये देखें ना, हम जो चीजें लोग रोज थड़ों पे डिस्कस करते हैं, हम टीवियों के ऊपर वो मुंह बंद करके बैठे थे। ओ भाई, वो जिन इदारों के मुतलका वो है ना जी, वो एक कौमी इदारा है और उस कौमी इदारे की जो हैसियत और अहमियत है वो नून लीग भी बड़े अच्छे तरीके से जानती है। मैं नहीं समझता कि उसके लिए इमरान खान को या इमरान खान की पार्टी को तरले करने पड़ेंगे नवाज शरीफ की पार्टी के। अगर ये कोई मेरे भाई हैं एहसन इकबाल साहब, और बड़ा एहतराम है, उन्होंने ये बात पता नहीं किस जाविये में कह दी और क्यों कह दिया, अच्छे भले पुराने आदमी है, मैं नहीं समझता कि आप देख लीजिएगा एट द एंड ऑफ द डे आप ये समझती हैं कि शहबाज शरीफ बीइंग द लीडर ऑफ पीएमएलएन वो कल ये कहेंगे कि मैं नहीं जनाब बिल्कुल इस रीअपॉइंटमेंट के मैं खिलाफ हूं? Would he say that? शहबाज शरीफ Would he say that? I think support इस वक्त पीएमएलएन की पार्टी के लीडर वो है ना, सदर वो है ना, इस वक्त वो है। ठीक। और वो मियां साहब के जाने के भी मामलात जो सारे आना जाना साथ जाना मियां शहबाज शरीफ ने किया ना, तो दैट मींस कि वो ऑन बोर्ड थे। मरियम नवाज साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब मियां शहबाज शरीफ के प्लान के साथ ऑन बोर्ड थे। सो नोबडी नीड्स टू वरी अबाउट दैट। आपके लिए अच्छी खबर है, आपको मुबारक हो, आज $250 मिलियन We are going to come to this. उन्होंने कहा कि एक बात करें इस पे, हम करेंगे एक क्विक ब्रेक ले रहे हैं। खबर इकोनॉमी की यकीनन अच्छी आई है। We will talk about it right after break. एंड वेलकम बैक। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। आज बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक तस्वीर के नतीजे में एक बड़ी कारोबारी शख्सियत के लंदन में 19 करोड़ पाउंड्स के असासे पाकिस्तान के हवाले करने का फैसला किया है, जबकि आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मोडीज ने भी पाकिस्तान की रेटिंग मनफी से बदलकर मजबूत कर दी है। मोडीज ने पाकिस्तान की जो सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग थी उसको B3 के तौर पर नए सिरे से उसकी तस्दीक कर दी है। एजेंसी की तरफ से जारी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी अदायगियों की सूरत हाल बेहतर की है। मुस्बत इक़दाम की बदौलत माशी सूरत हाल में बेहतरी के आसार नुमाया है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर यकीनन पॉजिटिव हैं इस स्टोरी पर। उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। मुश्किल देना है। क्यों मुश्किल देना है? क्योंकि जब एक घर में एक घर मकरूज हो जाता है, कर्जे ले लेता है, उस पर बड़ा खसारा होता है आमदनी और खर्चे में, तो थोड़ी देर वो घर मुश्किल वक्त से इसलिए गुजरता है जब तक आप अपनी आमदनी ऊपर नहीं करते हो, जब आपके खर्चे कम करते हैं तो मुश्किल वक्त है। इस मुश्किल वक्त से अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान अब निकल रहा है। सुनने पहले मेरी बात सुनने, पाकिस्तान अल्लाह का शुक्र है निकल रहा है इस मुश्किल वक्त से। आज हमारा रुपया ठीक हो गया, स्टॉक मार्केट ऊपर, लोगों को कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर के इदारों ने पाकिस्तान को इंडोर्स किया, तो मुश्किल वक्त जो सबसे मुश्किल वक्त था वो निकल गया, अल्लाह का शुक्र है। अब ये आगे बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, ग्रोथ होगी, नौकरियां बढ़ेगी। शफकत महमूद साहब, 2-3 अच्छी खबरें इकट्ठी आ गई हैं। मोडीज वाली भी बड़ी है, ये वाली भी बड़ी है, लेकिन जो सबसे पहले मलिक रियाज साहब का नाम आ रहा है। बरतानी नेशनल क्राइम एजेंसी का तस्या 19 करोड़ पाउंड पाकिस्तान को मिलेंगे। इसकी डिटेल्स क्या है? डू यू टेक क्रेडिट फॉर दैट? क्या जो आप बार बार कहते थे कि हम दौलत वापस लाएंगे, कैन वी से कि उस तरफ थोड़ा थोड़ा चलना शुरू है? मैं क्रेडिट लूं या ना लूं, लेकिन 32 अरब रुपया मेरे किसी ने मुझे हिसाब लगाया कि 19 करोड़ पाउंड जो है वो 32 अरब रुपया बनता है। ठीक, तो अगर 32 अरब बनता है और वो पाकिस्तान में आ रहा है वापस, और मैंने सुना है आ गया है, क्रेडिट हो गया है। सुना है, ये कंफर्म कर रहे हैं? नहीं, मैं देखिए मेरे पास कोई एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं, लेकिन मेरी इतला यही है फाइनेंस मिनिस्टर कि वो पैसा जो है वो पहुंच आ चुका है।
तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। उसके बाद दूसरी जो इतनी बातें आपने की हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये रेटिंग एजेंसीज होती हैं, जिस तरह मूडीज है, ये जो है इनका कोई ये किसी चीज से इंप्रेस नहीं होते। ये प्योर एंड प्योर देखते हैं कि हालात क्या है। तो पाकिस्तान की रेटिंग नेगेटिव से स्टेबल होना, इसका मतलब है कि वो जो सारी चीजें आपने गिनवाई हैं, जिस तरह स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आ रही है। बट यू रियलाइज कि लोग महंगाई से ही आपको गेज करें। इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई है और महंगाई इंशाल्लाह ताला चंद महीनों की बात है, महंगाई नीचे आ जाएगी। लेकिन आप जरा ये अंदाजा लगाएं कि जब हम हुकूमत में आए थे उस वक्त क्या हालात थे। तकरीबन 30,000 अरब का हमने कर्जा देना था। सिर्फ पिछले 2018-19 में 12 बिलियन डॉलर्स की हमने पेमेंट करनी थी। तो और इतने बुरे हालात, करंट अकाउंट डेफिसिट 19 बिलियन डॉलर था, जो अभी पहली दफा पाकिस्तान पिछले 4 या 5 साल के बाद पॉजिटिव में आया 99 मिलियन डॉलर्स के। सो हमारा तो करंट अकाउंट डेफिसिट बेहतर हो गया है। आपके फंडामेंटल्स, मुझे आप बताएं स्टॉक मार्केट क्या वजह है कि वो को पागल हैं कि जी 2800 से उठ के 6-8 हफ्ते में 4000 क्रॉस कर गई है। इसलिए कि सबको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है अब स्टेबल हो रही है। और एक इशू रह गया है महंगाई का, वो भी इंशाअल्लाह ताला 2-3 महीने में खतर खा कमी होगी उसमें। राइट जनरल साहब, एक तो ये जो पैसे आने वाली बात है, तस्वीर के तहत मलिक रियाज और उनके खानदान जो 19 करोड़ पाउंड की रकम असासे देंगे, इनमें मुंजमद किए जाने वाले बैंक अकाउंट से मौजूद रकम के अलावा जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो मरकजी लंदन के इलाके में वाक़ 1 हाइट पार्क प्लस नामी इमारत का एक अपार्टमेंट नवाज शरीफ साहब के बेटे का पहले होता था, या ये कहा जाता रहा है। सो ये कोई एक सवाल जरूर बनता है कि ये वही प्रॉपर्टी है। फरिया मेरे ख्याल में आप ज्यादती कर रहे हैं मुझसे ये सवाल पूछ के, और मुझे इनके प्रॉपर्टीज के डिटेल्स का कोई पता नहीं है मुख्तलिफ लोगों के, चाहे वो हमारे पार्टी से मुतालिक हैं, चाहे पीटीआई से या पीपल्स पार्टी से। उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। और अगर किसी की है और उसमें हमारा कोई ताल्लुक है, वो सामने आ जाएगा, उसको छुपा नहीं सकेंगे और न छुपाने की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल मलिक रियाज से मुतालिक ये कार्रवाई हुई है, इट्स अ पॉजिटिव थिंग। हमारे खजाने में इतने पैसे आ गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर पैसा लॉन्ड्र हो गया था, बाहर गया था गैर कानूनी तरीके से, तो मैं इसको तो सपोर्ट करता हूँ, कोई गलत बात इसमें नहीं है। बाकी आपने बात की शफकत भाई ने, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी प्राइम मिनिस्टर साहब की, और मशीर खजाना की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, और बड़ी पॉजिटिव बातें की गई, बड़ी इनकरेजिंग बातें की गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, हमारे मुल्क से मुतालिक है, ये गवर्नमेंट से मुतालिक नहीं, स्टेट से मुतालिक ये चीजें हैं। अगर गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, वेल डन, वेरी गुड, और अल्लाह करे इसके नतीजे और भी बेहतर हों। लेकिन इसको ट्रांसलेट होना है, मैं एक कॉमन मैन हूँ, इसको ट्रांसलेट होना है इन तमाम अचीवमेंट्स को मेरे फायदे के लिए। और मेरा फायदा क्या है, मुझे चीजें सस्ती मिलनी चाहिए, जो मेरी आमदन है उस आमदन से मुझे इस काबिल होना चाहिए कि मैं गुजारा कर सकूं। और मैं बेरोजगार हूं तो मुझे रोजगार मिलना चाहिए। और इन मामलात की बारी जब आती है, इन एक्सपर्ट्स की जब ओपिनियन हम सुनते हैं, चाहे वो मशीर खजाना है, प्राइम मिनिस्टर साहब, तो वो कहते नहीं है, या दूसरे एक्सपर्ट है, वो ये कहते हैं कि इसको उस चीज में ट्रांसलेट होने के लिए जहां पर कीमतें कम हो, रोजगार बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, पैसे की वैल्यू ज्यादा बेहतर हो जाए, उसमें कम से कम 2 साल लगेंगे। और 2 साल की बर्दाश्त खुदा करे हमारे अवाम में वो बर्दाश्त कर सकें, खुदा इसी तरह से चलते जाए। ये मामला, इसमें हुकूमत को क्रेडिट मिलता है, चाहे मैं कहूँ जितना क्रिटिसाइज करूँ अपनी जगह पे, लेकिन इन्होंने सोर्स आउट करके इकानमी इन्होंने हाथ में दे दी है वर्ल्ड बैंक और IMF के, वो चला रहे हैं अपने कवानीन के मुताबिक, अपने फार्मूलाज के मुताबिक, और जिस डगर पे वो चला रहे हैं, जिस किस्म के नताइज वो हासिल कर रहे हैं, जो टाइम फ्रेम उन्होंने रखा है, जो फेजिंग उसकी की है, उसके मुताबिक चीजें चल रही हैं। सोर्स आउट हो गया है, और देखते हैं एक जो प्रॉब्लम है इस किस्म के सोर्सिंग आउट में, जहां पर मामला इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से लेके बाहर के लोगों को दे दे, तो वो पब्लिक फ्रेंडली उनकी पॉलिसियां नहीं होती। राइट, वो पब्लिक फ्रेंडली, उसमें फिर मसला पैदा हो जाता है जब सियासत की जाती है। तो पब्लिक तो अपने लिए फायदे देखने की कोशिश करता है, वो उसमें वो इमीडिएट फायदे नहीं है।
लेकिन जिस डगर पे चीजें चल रही हैं, IMF अपने जो उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव उन्होंने सेट किया, उसको वो ठीक हो रहे हैं, उसके मुताबिक रिजल्ट्स आ रहे हैं। ओके, सो आई कम टू यू शेख साहब, क्योंकि आज असद उमर साहब ने भी ट्वीट की, उन्होंने कहा कि उस वक्त रेटिंग को नेगेटिव करके गए राइट बिफोर PMLN वाज लीविंग द गवर्नमेंट, और जब हम आए तो हमें नेगेटिवली देख लीजिएगा, आखिर में जी जाते जाते कर दिया और अब हमने उसको दोबारा पॉजिटिव कराया, तो हम क्रेडिट ले सकते हैं इसका शेख साहब? देखें, पहले तो वो जो पैसे यस, दैट्स अ ह्यूज स्टोरी। वो देखें उसकी जो डिटेल्स हैं वो कैसे आती हैं सामने और किस तरीके से आती हैं, मगर कुछ वो सारी बातें एक तरफ, उसमें पॉजिटिव बात यह है कि कोई भी हुकूमत अगर इनकी है, और ऑब्वियसली इनकी है इस वक्त, अच्छी बात है, किसी से भी पैसे लेके आए हैं, वो चाहे मलिक साहब से लेके आए हैं या मलिक साहब के थ्रू किसी के पैसे लेके आए हैं, ऐसा हो सकता है? मगर किसी और हाँ, के भी? हो सकता है क्योंकि मलिक साहब ने कहा है कि मेरी किरदार कशी की जा रही है, उन्होंने नहीं हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? पाकिस्तान में और इंटरनेशनली पॉलिटिक्स में ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जहां आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जो है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डील्स जो है वो निकाले गए थे। इट माइट बी वन, बट बिकॉज आई डोंट नो द डिटेल्स, सो मैं इसके ऊपर को बहुत ज्यादा अथॉरिटी के साथ आपसे बात नहीं करूंगा। शौकत साहब ने एक कनेक्शन बताया कि ये हाइड पार्क पर नहीं, मतलब कि था उनकी पता, मैं ये समझता हूँ चाहे ये मलिक साहब के पैसे आए हैं, चाहे मलिक साहब के थ्रू किसी के आए हैं, पाकिस्तान के थे और पाकिस्तान के पास आ गए हैं, ये तारीफ वाली बात है, ये हुकूमत लेके आई है और मेरे ख्याल में ये इनकी तारीफ इस पे बनती है, होनी चाहिए। मैं इनका क्रिटिक हूँ, आपको पता है, बड़ा सख्त क्रिटिक, बड़े सख्त क्रिटिक, हाँ, और रहूंगा, जहाँ ये गलत बातें करते रहेंगे वहां माफी नहीं दूंगा। मगर जो एक चीज है, मेरे मुल्क का अगर आप 1 रुपया भी वापस लेके आते हैं जो यहाँ से चोरी चकारी की सूरत में गया है, करप्शन की सूरत में गया है, तो वो लाने वाला आदमी जो है उसने अच्छा काम किया और हमें उसका मुतरफ होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने मूडी की रेटिंग्स के हवाले से बात की, ये पॉजिटिव साइन है, बट कितनी देर तक यहाँ पे रहेगा, क्योंकि ये रेटिंग्स हमने पिछले 10-15 साल में दर्जनों दफा ऊपर और दर्जनों दफा नीचे, और कई दफा ये महीने में भी ऊपर नीचे हो जाती हैं। सो इट गोज लाइक दिस। द ग्राफ्स अगर आप इसके देखें पाकिस्तान के पिछले 15-20 साल के मूडीज के हवाले से, तो वो कई दफा, आपको याद है कि शौकत अजीज साहब के दौर में हम एशियन टाइगर बनने जा रहे थे, याद है ना आपको, एक टर्म विच वाज बीइंग यूज्ड बाय जनरल साहब एंड शौकत अजीज अगेन एंड अगेन। उस वक्त भी हमारा जो ग्रोथ रेट था वो कितना आगे चला गया था, फिर वाइट रेवोल्यूशन भी आने वाला था, ग्रीन रेवोल्यूशन भी फिर मियाँ साहब जब आए तो उन्होंने कहा पिछला खाता खाली है। उस दौर में भी एक टाइम ऐसा आया कि हम फिर वो एशिया के कहीं किसी जानवर वानवर के करीब पहुंचने लगे थे, टाइगर शेर के करीब। सो मियां साहब तो बार-बार विजिट दें कि मैं बना दिया ठीक है जी। सो मैं ये कह रहा हूं कि ये इस रेटिंग से असद उमर साहब अगर ऊपर ले गए हैं तो ठीक है जी, अच्छी बात है, मगर इस रेटिंग से आपको बहुत ज्यादा वो लोगों को वो करने की कोशिश ना करें कि हमने आज पाकिस्तान की इकोनॉमी की काया पलट के रख दी है और अब सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, मैं सर अच्छी हो जाएंगी। सो आपने यू राइटली पॉइंटेड आउट कि ये चीजें ट्रिकल डाउन करके और अवाम तक इसके समरात कब पहुंचेंगे और किस तरीके से पहुंचेंगे, एट द एंड ऑफ द डे ये फैसला करेगा कि इनकी पॉलिसीज कितनी बेहतर थी। मूडी की रेटिंग जो चेंज हुई है, whether it helps a common Pakistani or not, Prime Minister himself has said कि वो common at the end of the day you have become the Prime Minister because of a common Pakistani। देखें, ये इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि महंगाई जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है आम आदमी के लिए और उसको ठीक करना जरूरी है। जो मूडी की रेटिंग होती है ना, उसके आपको बताऊं फायदे क्या होते हैं। उससे ये है कि जब स्टेबल हो जाती है तो जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही होती है ना, वो आसान। मसलन आपको पता है कि हमारी स्टॉक मार्केट में $1 अरब की इन्वेस्टमेंट आई है। यस, ठीक। ये कोई मामूली बात नहीं है कि $1 अरब की इन्वेस्टमेंट आपकी सो ये तभी मुमकिन होता है कि जो इन्वेस्टर है बाहर वो बड़ा उसके अंदर कोई रहम या ऐसी कोई चीज नहीं, कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है उनके कॉन्फिडेंस कि हम अब रिवर्स देखेंगे। और अभी तो आपने अगले दिन जो एक खबर आई है वो तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि चाइना के कुछ कि जी 2 बिलियन हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में। अगर 2 बिलियन और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो गए तो इंशाल्लाह ये तो कोई 6000 से ऊपर जाएगी जी। So you're confident कि जो मसले खड़े हुए थे मैं इतनी जल्दी मैं आपको बताऊं मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूं। मैं इसलिए कॉन्फिडेंट हूं कि जो फंडामेंटल से कहते हैं बुनियादें जो होती है, किसी भी इमारत की बुनियाद सही होनी चाहिए। हमारी मैशत की बुनियाद बहुत खराब थी,
अब मुनीशत की जो बुनियाद है बेहतर होनी शुरू हुई है और इसमें थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन बेहतर होनी शुरू हुई है। किस तरह बेहतर शुरू हुई है कि आपका जो खसारा था वो कम हुआ है, ठीक, आपके जो रोजमर्रा के मामला थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वो बेहतर होने शुरू हुए हैं, एक्सपोर्ट बढ़नी शुरू हुई है, टेक्सटाइल फिर कुछ खड़ी हुई है। लेकिन जो जॉबलेस लोग हैं वो जॉबलेस हैं, जो लेकिन आप महंगाई है वो महंगाई है अभी भी मौजूद, महंगाई है, जॉबलेसनेस कम हो रही है। मैं वजह बताऊं आपको कि टेक्सटाइल ने पिछले 5-6 सालों के बाद इतना प्रॉफिट बनाना शुरू किया जो इस वक्त बनाया जा रहा है। उसकी वजह से अगर आप देखें कि इंपोर्ट की किस किस्म की चीजें इंपोर्ट हो रही हैं तो बहुत सारी मशीनरी जो है वो इंपोर्ट हो रही है, विच मीन्स के लोग जो है अपनी फैक्ट्रियों को बेहतर कर रहे हैं। तो ये अच्छे साइंस हैं, अब इसको हमने आगे लेके चलना है। देखिए अब आई डोंट नो ये बेहतरी अचानक किस महीने में आनी शुरू हो गई है, क्योंकि जहाँ तक चाइनीज इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, शफकत साहब ठीक कह रहे हैं, मैं आई एग्री विद हिम, बट मैंने इस्लामाबाद के अंदर कई चाइनीज CEOs मुख्तलिफ कंपनियों के रोते हुए देखे हैं। सी पैक के हवाले से प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, और उनको बहुत सारे मसाइल पेश आए और वो खपते हैं। शाम को आप उनकी जाती महफिलों में बैठे हैं, वो इनके वजीरों के साथ भी खपते हैं, सिर्फ आपके और मेरे से गुफ्तगू नहीं करते। वो अपनी जगह पे एक बात ठीक है, जॉब्स बढ़ना, मेरे शफकत साहब ने कहा, मैं इनकी बात से डिसएग्री नहीं करूंगा कि टेक्सटाइल के हवाले से, बट ऑन दी अदर हैंड मैंने 10 सेक्टर ऐसे मैं जानता हूं जहां पे लेट्स से ऑयल मिलें ले लेते हैं, छोटा यूनिट होता है, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 127 हैं। 127 में से पिछले हफ्ते तक, क्योंकि मैं चैम्बर भी लीड कर रहा हूँ कॉमर्स वहां का, 120 बंद हो गई हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में 127 थी, उसमें से 120 जो है वो खत्म हो गई हैं, बंद हो गई। दैट मीन्स के कई हजार घर जो हैं वो बेरोजगार हो गए। सो इस तरह की बहुत सी जो आपकी पावर लूम्स हैं वो 60 से 70% जो है बंद हो गई हैं। जो 50 पावर लूम का मालिक था उसने तो वैसे ही बंद कर दिए, 50 से 100 वाले के दरमियान ऑपरेट नहीं कर सक रहा। किसी के पास होल्डिंग पावर ज्यादा है और वो बहुत बड़ा पावर लूम्स का मालिक है, ही हैज द कैश, ही इज डूइंग इट। अगर उसका टेक्सटाइल मिलों के साथ कोई ना कोई अरेंजमेंट है, पुरानी सप्लाई लाइन चल रही है, वो उसको पैसे दे रहे हैं, वो चला रहा है, तो ठीक है। वो लूम आपको पता है लूम्स के ऊपर ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उनका भी इन्हिसार होता है ना जी किसी हद तक, ठीक। सो वो भी बंद हो रहे हैं, वो भी बेरोजगार हैं। सो अब अल्लाह करे, मैं तो बंदे को ज़हन पॉजिटिव रखना चाहिए कि अल्लाह करे कि जिस तरह ये कहते हैं ये चीज़ें उसी तरीके से हों। मगर असद उमर की बात को मैं अभी इतना संजीदा नहीं लेना चाहता फौरी, अभी उनको वापस आए हुए चंद दिन हुए हैं। हफीज शेख ने की, असद उमर साहब ने तो ट्वीट की है, ठीक है, अभी शेख, तो चीजें आगे चल लें, चीजें शेप अप हो जाए तो फिर हमें पता लगेगा कि असद उमर साहब बहुत समझते हैं इकोनॉमी को और उनकी जो बात जो भी है उसमें बड़ा वजन है, तो समझ रहे थे फिर कड़े क्यों सी जी उससे। अगर मैं अपना इनपुट डालूं थोड़ी सी, ये सवाल शेख साहब का, आई थिंक यू डोंट वांट टू आंसर दैट, आई विल गो टू यू जी फरिया, मैं भी अपना इनपुट डालूं। शफकत भाई ने जो कुछ कहा ना रोजगार के बारे में कि बढ़ गए, मेरे ख्याल में, सॉरी आई डोंट एग्री विद हिम, लोग आउट ऑफ जॉब हो गए हैं 10 से 15 लाख आदमी। और ये जो कह रहे हैं ना कि हमारी बल्कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जा रही है और वगैरह, उसकी हमारे इंपोर्ट्स घट गए हैं, कोई चीज बाहर से आ नहीं रही है, हमारे यहाँ पर कोई नए